नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू ने आपके लिए शुरू की एक नई सीरीज जिसका नाम है जिला दर्शन। जिला दर्शन के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित उस खास पहलू को आपके सामने रख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आगामी समय में जिनके आने की संभावना है। साथियों, कई बार जिले से संबंधित कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे फैक्ट हमसे छूट जाते हैं एमपीजी के पढ़ते वक्त जो जरूरी है, तो उन सबको यहां पर कवर अप किया जा रहा है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, जिले से संबंधित हर जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं, केवल उन पहलुओं पे बात कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बिल्कुल सिलेक्टिव कंटेंट जिसे हम कहते हैं। आज का हमारा 6 नंबर का लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं जहां पर हमने भोपाल संभाग से संबंधित जो जिले हैं उनको कवर अप किया। मतलब आप समझ गए होंगे, हम एक एक संभाग को उठा के कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हमने भोपाल संभाग की शुरुआत करी, उससे संबंधित जितने जिले थे उनको कंप्लीट किया। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं ग्वालियर संभाग की, और अब ग्वालियर संभाग में जितने जिले आते हैं उन सब से संबंधित एक एक लेक्चर आपको मिलता जाएगा। फिर हम अगले किसी संभाग पे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? और साथ ही इन सारे लेक्चर्स, इन सारी श्रृंखलाओं को आप जिला दर्शन नाम की हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इनसे संबंधित यदि आपको नोट्स प्राप्त करने हैं, जो पीडीएफ में यहां आपको शो करता हूं वो आपको प्राप्त करनी है, तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जो कि है @सुनील श्रोती। मैं लास्ट में उसकी लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, उसका एड्रेस आपसे शेयर कर दूंगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ग्वालियर साथियों, मध्य भारत के पठार में विद्यमान एक ऐसा जिला जो कि ऋषि गालब की तपोस्थली, तानसेन की सुर साधना, सिंधिया राजघराने की शासन व्यवस्था, रानी लक्ष्मीबाई की शहादत स्थली, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली, मंजूषा गांगुली की चित्रकारी, तो वहीं रूप सिंह और मेजर ध्यानचंद की हॉकी की जादूगरी के लिए जाना जाता है। मतलब कई सारे पहलू हैं जो आप ग्वालियर के अंतर्गत कवर अप कर सकते हो, चाहे ऐतिहासिक संदर्भों में देखें, चाहे भौगोलिक संदर्भों में देखें, चाहे प्राकृतिक संदर्भ में देखें, चाहे पर्यटन के संदर्भ में देखें। ग्वालियर अपने कई सारी विशेषताओं को समावेशित किए हुए है। तो उन सारे पहलुओं को कवर करेंगे साथियों, अलग अलग हेडिंग्स के माध्यम से। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नक्शे की। आप सभी जानते हैं हमारा पहला ही पॉइंट होता है नक्शा, जिसमें किसी भी जिले की एक अवस्थिति, एक पोजीशन, एक लोकेशन आपको नजर आ रही होती है। यहां पर यदि आप देखें तो ग्वालियर यहां पर आपको नजर आ रहा है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत विद्यमान एक जिला है, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखिए, ये पड़ोस की किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है, कि ठीक है, किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं कर रहा है, ये आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा यदि हम पड़ोस के जिले देखें तो आपको मुरैना, आपको भिंड, आपको दतिया, इधर शिवपुरी और इधर श्योपुर नजर आएंगे। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि ग्वालियर एक अंतर्वर्ती जिला है जो पड़ोस के इन जिलों से घिरा हुआ है। दूसरा, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत विद्यमान एक खास जिला है। और तीसरा, यह पड़ोस के किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। आप यदि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखें, अलग अलग एग्जाम के मध्य प्रदेश के लेवल पे जो हुए, उसमें आप देखेंगे कि कई बार कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। या तो आपको दिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा जिला है जो किसी भी एक राज्य को मेंशन कर देंगे कि उसकी सीमा को छूता है या नहीं छूता। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक सी बात है। 3 आपको यहां नजर आई। एक तो इसका पठार आपको पता चला किस प्लेट्यू पर है। दूसरा, आपको पता चला इसका स्वभाव जो कि अंतरवर्ती है। तीसरा, पड़ोसी जिले। ठीक है, ओके साथियों, जैसा मैंने अभी आपको स्पष्ट किया कि हमारे जो भी लेक्चर चल रहे हैं इससे संबंधित यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम आईडी है @SUNEEL सुनील और SHROTI @सुनील श्रोती। आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ वहां पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसके आप प्रिंट आउट निकलवा के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी जिले में दोस्तों अपन सबसे पहले देखते हैं उसका इतिहास। और इतिहास में भी बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने सारे पॉइंट्स यहां पर डाले हुए हैं। अब सबसे पहली हेडिंग आपको दिख रही है लोह युगीन संस्कृति, आयरन एज वाला जो कल्चर है। अब भाई आयरन एज क्या है, लोह युगीन क्या है? जब पहली बार लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ था भारतीय इतिहास में, उसी को अपन लोह युगीन संस्कृति, लोह युगीन समाज कहते हैं। राइट? आप सभी जानते हैं कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो पहला ही टॉपिक हम पढ़ते हैं पाषाण काल, जिसमें हम मानवीय उद्विकास को देखते हैं।
मतलब स्टोन एज हम देखते हैं जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि कैसे ह्यूमन जो है वो पहले केवल स्टोन का प्रयोग करता था, अलग अलग आकार के अलग अलग आकृति के पत्थर का प्रयोग करके वो अलग अलग तरह की इक्विपमेंट औजार बनाता था, ठीक है, और इस तरह से अपने काम को संचालित करता था, चाहे शिकार करना हो चाहे कुछ और काम करना हो वो सब पत्थर की दम पे करता था, उसे अपन स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज के बाद आप देखते हो कि पहली बार आदि मानव ने या मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया था, जिस मेटल का यूज किया था, वो थी कॉपर। तो हम फिर पढ़ते हैं कि भाई चैल्कोलिथिक पीरियड, जहां पर आदि मानव ने पहली बार तांबे का कॉपर का प्रयोग किया। फिर कॉपर के बाद आपने देखा कांसे का प्रयोग, मतलब ब्रॉन्ज का यूज, जो कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हो, जिसे अपन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जहां आदि मानव ने, सॉरी अब आदि मानव नहीं कहेंगे, उस समय के व्यक्ति ने, एक सभ्य व्यक्ति ने, एक सभ्य समाज के व्यक्ति ने, एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग ने ब्रॉन्ज का प्रयोग किया अपने घर के बर्तनों में, अपने हथियारों में, अपने आभूषणों में, हर चीज में। फिर आपने देखा कि उसके बाद मतलब वैदिक पीरियड के भी बिल्कुल लास्ट फेज में, लेटर वैदिक पीरियड में आप देखते हैं कि लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज से कई सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए, पॉजिटिव चेंजेस हुए। खेती करना आसान हो गया, राजा की जो मिलिट्री होती थी, राजा की जो सेना होती थी, उसके पास अब उन्नत किस्म के हथियार आने लगे। ऐसी कई सारी चीजें हुई, नगरीकरण की शुरुआत हुई, अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई। खैर वो सब पे मैं नहीं जाऊंगा, बट आप जानते हैं कि सबसे पहले इंसान ने पत्थर का प्रयोग किया, फिर तांबे का प्रयोग किया, फिर कांसे का प्रयोग किया, फिर लोहे का प्रयोग किया। तो यदि आप लोहे का प्रयोग जब पहली बार हुआ था, जिसे अपन लोह युगीन संस्कृति कहते हैं, उसके एविडेंस की बात करो तो उसका एविडेंस भारत के, सॉरी मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से मिलता है। दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, नदन रीजन से उसके एविडेंस मिलते हैं, और मध्य प्रदेश के उत्तर में भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है और ग्वालियर भी है। तो ग्वालियर उन जिलों में शामिल है जहां पर लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों, एविडेंसेस ऑफ द आयरन एज कल्चर was found from the northern region of मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना, श्योपुर एंड ग्वालियर। ये नाम जो नीचे स्पष्ट दिखाई नहीं दे पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, आपको जो पीडीएफ मिलेगी वहां पर ये कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसकी पिक्चर है कि किस तरह से लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ था बहुत समय पहले, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इतिहास में ही अगली हेडिंग आपको नजर आ रही है हूण के संबंध में। ओके, अब ये हूण क्या है भाई, ये एकदम से हम किस पीरियड पे पहुंच गए? तो आप सभी जानते हैं कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन और स्टोन एज, मतलब पाषाण काल और मानवीय विकास। फिर हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हम पढ़ते हैं वैदिक पीरियड, जिसमें ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ये पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म। फिर हम पढ़ते हैं महाजनपद पीरियड, महाजनपद के बाद पढ़ते हैं हम मौर्य पीरियड, मौर्य के बाद पढ़ते हैं लेटर मौर्य या पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। मौर्योत्तर काल के बाद पढ़ते हैं गुप्त काल, पढ़ते हैं गुप्त पीरियड। अब गुप्त पीरियड में आप सभी जानते हो कि शुरू के जो राजा थे वो तो कमजोर थे, श्रीगुप्त, घटोत्कच, कोई खास ताकतवर राजा नहीं थे, उन्होंने बस गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी बस। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो शासक आया, तब से गुप्त शासकों की स्थिति मजबूत हुई थी, उसके डिसीजन से, उसके शासन करने के तरीके से। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त टू, जिसे अपन राजा विक्रमादित्य भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन मालवा क्षेत्र में उसने शासन किया था। उसके दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे। तो वो चंद्रगुप्त टू था। तब तक का जो काल है वो तो बिल्कुल शानदार काल रहा गुप्त काल का। पर चंद्रगुप्त टू की मृत्यु के बाद जब उसका बेटा कुमारगुप्त शासन व्यवस्था पर आसीन हुआ, शासन को संभालने लगा, तब से गुप्त पीरियड का डिक्लाइन शुरू होना देखा गया। और इसका एक एग्जाम्पल यह है कि कुमारगुप्त के टाइम से ही पहली बार हूण आक्रमण होना शुरू हुआ। हूण मतलब एक विदेशी जाति जिसने आक्रमण किया। और आप जानते हैं भारतीय इतिहास में जब जब राजा कमजोर होता है, जब जब सत्ता विघटित होती है, डिसइंटीग्रेट होती है, टूटती है, तब तब बाहरी आक्रांता, इन्वेडर्स भारत आने के लिए आकर्षित होते हैं। और वही हुआ कुमारगुप्त के पीरियड में, पहली बार विदेशी आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ। अब हुआ कुमारगुप्त के टाइम पे था, पर उसका सामना किया था उसके बेटे स्कंदगुप्त ने। यह भी क्लियर होना चाहिए कि कुमारगुप्त के टाइम पे विदेशी आक्रमण शुरू हुए, हूण का आक्रमण हुआ, पर उसके बेटे स्कंदगुप्त ने उनका सामना किया था। ये हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो साथियों, उन्हीं हूण से संबंधित जो एक व्यक्ति था तोरमाण, जो एक राजा था तोरमाण,
उसका एविडेंस तो आपको मिलता है बराह मूर्ति इंस्क्रिप्शन, जो कि एरण मतलब सागर में। भाई कुछ ये उसकी पिक्चर है भाई, यदि कुछ हुआ है इतिहास में तो उसका कहीं तो एविडेंस मिलेगा ना। तो तोरमाण का एविडेंस जो कि हूण शासक था वो तो आपको मिल जाता है मध्य प्रदेश के एरण मतलब सागर के बराह मूर्ति इंस्क्रिप्शन से। पर यहां हम एरण मतलब सागर नहीं पढ़ रहे हैं, यहां हम पढ़ रहे हैं ग्वालियर। ठीक है, तो इसको हटाइए। उसी हूण का एक और राजा था मिहिरकुल, उस मिहिरकुल का एविडेंस आपको मिलता है ग्वालियर अभिलेख में। अब यदि मैं अकेला मिहिरकुल लिख देता तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने तोरमाण और मिहिरकुल दोनों मेंशन कर दिए। तोरमाण का मिला था आपको सागर से, जब हम सागर पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे, और मिहिरकुल का एविडेंस ग्वालियर अभिलेख में देखने को मिलता है। दोस्तों, दी बराह मूर्ति इंस्क्रिप्शन एरण सागर रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ द तोरमाण and the information related to Mihirkul is found in the Gwalior inscription। ये आपको पता होना चाहिए। सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए भाई, मिहिरकुल का जो साक्ष्य है, खूण शासक मिहिरकुल आया, आक्रमण किया, उसका एविडेंस आपको कहां से देखने को मिलता है? तो आप बोलेंगे कि भाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर से वो एविडेंस हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपको स्पष्ट होना चाहिए, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हूण कौन, ये भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। ठीक है, अब दोस्तों, जब भारत में गुप्त साम्राज्य का शासन चल रहा था तो उस दौर में भी और उसके बाद में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शक्तियां, अलग अलग राजवंश भी थे। उन्हीं में से एक था नागवंश। आपको याद होगा चंद्रगुप्त टू ने नागवंश की कुबेर नागा से शादी की थी, और उसी से उसकी बेटी का जन्म हुआ था प्रभावती का, जिसकी शादी वो बकाटक नरेश से करता है। याद है आपको, आप पढ़ते हैं चंद्रगुप्त टू में। क्या, तो जो नागवंश था जिससे चंद्रगुप्त टू ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, वो नागवंश की राजधानी भी पद्मावत मतलब ग्वालियर ही थी। आपको पता होना चाहिए, द कैपिटल ऑफ नागवंश वॉज पद्मावत मीन्स ग्वालियर। तो पद्मावत मतलब क्या? तो पद्मावत मतलब ग्वालियर। ठीक है, और यहां पर किसकी राजधानी? इसकी नागवंश की राजधानी यहां पर देखने को मिली। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार, ओ माय गॉड, अभी हम हिस्ट्री के किस फेज पे पहुंच गए? हम हिस्ट्री के उस फेज पे पहुंच गए हैं जिसे अपन राजपूत काल कहते हैं। राजपूत काल मतलब गुप्त काल का जैसे ही पतन हुआ तो पूरा साम्राज्य कई हिस्सों में टूट गया था, जिसे अपन बोलते हैं गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्त पीरियड, जहां पर थानेश्वर, हरियाणा, दिल्ली वाले क्षेत्र पर पुष्यभूति वंश का शासन था, हर्षवर्धन वाली फैमिली। कन्नौज में ग्रहवर्मा का शासन था, मोखरी वंश के। देवगुप्त का शासन था मध्य प्रदेश में। गोण वंश के शासक शशांक का शासन था बंगाल में। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों का शासन शुरू हो गया। ठीक है, पर फिर इनके बाद क्या हुआ भाई? गुप्त काल के बाद भारत के हिस्सों में टूट गया। मैंने बताया अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों का शासन शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजपूत शासकों का शासन शुरू हुआ, जिसे राजपूत काल कहते हैं। और उन सारी ताकतों में, उन सारी क्षेत्रीय शक्तियों में एक प्रमुख शक्ति थी गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार उस राजपूत पीरियड की सबसे प्रमुख शक्ति मानी जाती है, जिसने पूरे उत्तर भारत पे शासन किया था दोस्तों। मतलब ऐसे समय पे शासन किया था जहां पर प्राचीन भारत का अंत हो रहा था, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का एंड हो रहा था, और मध्यकालीन भारत मतलब मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत हो रही थी। उसके बीच का फेज है राजपूत पीरियड। इसलिए राजपूत पीरियड को हम कई बार पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, प्री मेडिवल फेज, कि मेडिवल फेज के बिल्कुल पहले की स्थिति। खैर, तो उस राजपूत काल में जो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया की एक प्रमुख ताकत थी गुर्जर प्रतिहार, जिसने कन्नौज क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया, जिसने उस समय की दो ताकतों को पराजित किया था। गुर्जर प्रतिहार के दो प्रतिद्वंदी थे, एक तो बंगाल के पाल और एक महाराष्ट्र क्षेत्र के राष्ट्रकूट। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों ने राष्ट्रकूटों को भी हराया था और बंगाल के पालों को भी हराया था। किस युद्ध में? त्रिगुट संघर्ष में, ट्राइपेरेटाइड वॉर में, ट्राइपेरेटाइड स्ट्रगल में। यह त्रिगुट संघर्ष, ये ट्राइपेरेटाइड स्ट्रगल चल रहा था कन्नौज के लिए। तो यह आपको क्लियर होना चाहिए। आप जब मेन हिस्ट्री पढ़ते हैं आपको पता होता है कि राजपूत काल में कन्नौज क्षेत्र के लिए तीन ताकतों में लड़ाई हुई थी, जिसे हम बोलते हैं त्रिगुट संघर्ष, ट्राइपेरेटाइड स्ट्रगल। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, जहां गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई थी, उनकी जीत हुई थी।
और बाकी 2 की पराजय हुई थी और गुर्जर प्रतिहारों का शासन आधिपत्य स्थापित हो गया था कन्नौज क्षेत्र में, यह हम पढ़ते हैं। खैर, तो उसी गुर्जर प्रतिहार का जो एक शासक था दोस्तों, मिहिर भोज, उस मिहिर भोज की जानकारी भी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। यहां पर ग्वालियर अभिलेख में इसे आदि बराह की उपाधि दी गई, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो ग्वालियर अभिलेख है, ये एक तरह का प्रशस्ति अभिलेख है। प्रशस्ति अभिलेख समझते हो, जहां पर किसी की प्रशंसा की जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रयाग प्रशस्ति का आप नाम सुनते हो जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, जो कि हरिसेन ने तैयार किया था, आपको पता होगा। खैर, तो वही लिखा हुआ है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार इंफॉर्मेशन अबाउट द मिहिर भोज इज अवेलेबल फ्रॉम द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन। अब देख रहे हैं ग्वालियर इंस्क्रिप्शन 2 लोगों से संबंधित हो गया, एक तो मिहिर कुल जो कि हूण शासक था और एक मिहिर भोज जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक था। ओके, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि मिहिर भोज इन द ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ही वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ आदि बराह। आदि बराह के टाइटल से वो ऑनर किया गया था, उसको ये टाइटल दिया गया था। और ये एक तरह से प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है जहां पर प्रशंसा हो रही हो किसी की, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब राजपूत काल के बाद भारतीय इतिहास में आता है मेडिवल फेज, और मेडिवल फेज में आप सभी जानते हैं कि तोमर वंश का शासन था ग्वालियर क्षेत्र में और इसके संस्थापक वीर सिंह देव थे। यहां पर दिल्ली में जो लोधी वंश था, याद है दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इन डायनेस्टी ने शासन किया। तो जो लोधी वंश था, उस लोधी वंश का एक अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी, जिसे मार के बाबर ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की थी। उस इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, ग्वालियर के किले को जीत भी लिया था, यह आपको पता होना चाहिए। और उस समय राजा मानसिंह की मृत्यु हुई थी। फिर राजा मानसिंह की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य तोमर वंश के अंतिम शासक थे, यह आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं से संबंधित दुर्ग जो है ग्वालियर का, वहां पर के परिसर में विक्रम मंदिर है, जो विक्रमादित्य का महल भी, राजा विक्रमादित्य का महल, यह आपको पता होना चाहिए। तो ग्वालियर क्षेत्र में जिस तोमर वंश ने शासन किया, उस तोमर वंश का संस्थापक था वीर सिंह देव। उस तोमर वंश के खिलाफ आक्रमण किया था इब्राहिम लोधी ने, जहां पर ग्वालियर के किले को उसने जीत लिया था, जहां पर मानसिंह की मृत्यु हुई थी, जहां पर मानसिंह के बाद विक्रमादित्य तोमर उनके पुत्र थे। और आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि इन्हीं से संबंधित ग्वालियर दुर्ग के परिसर में एक मंदिर है जिसे बोलते हैं विक्रम मंदिर, जो राजा विक्रमादित्य का महल है। और ये जो राजा विक्रमादित्य हैं, ये तोमर वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। अच्छा, एक बात और मैं आपको स्पष्ट यहां पर कर देना चाहता हूं दोस्तों, वो ये कि एक जो शासक था सिकंदर लोधी, दिल्ली में ही, इब्राहिम लोधी के पहले। आपको सिकंदर लोधी के बारे में पता होगा कि सिकंदर लोधी ने आगरा नगर बसाया था, कब? 1504 में। और फिर 2 वर्ष बाद मतलब 1506 में इसने आगरा को राजधानी बनाया था दिल्ली सल्तनत की। पता है क्यों किया था इसने ऐसा? ये तो आपको फैक्ट पता ही है, मेडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि भाई आगरा की स्थापना किसने की, आगरा को राजधानी किसने बनाया? पहली बार सिकंदर लोधी ने 1504 में स्थापना की, 1506 में उसको राजधानी बनाया। पर आपको फिर यह भी पता होना चाहिए कि इसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि जो लोधी वंश है ये ग्वालियर को जीतना चाहते थे। तो सिकंदर लोधी ने ग्वालियर के शासक राजा मानसिंह के ऊपर आक्रमण करने के लिए सब किया था, क्योंकि आगरा जो है वहां से ग्वालियर पास पड़ेगा ना, तो ग्वालियर पर हम अच्छे से आक्रमण कर सके, इसलिए आगरा नगर बसाया था और उसे राजधानी बनाया था। यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ो। खैर, तो तोमर डायनेस्टी, लोकेशन आपको पता है ग्वालियर, फाउंडर आपको पता है वीर सिंह देव। 1517 इब्राहिम लोधी ने अटैक किया यहां पर और उसने ग्वालियर फोर्ट जीत लिया था। राजा मानसिंह जो है उनकी डेथ हो गई थी।
इसके बाद इनके जो पुत्र हैं विक्रमादित्य, वो लास्ट रूलर माने जाते हैं तोमर डायनेस्टी के। इसके अलावा प्रेमाइस ऑफ ग्वालियर फोर्ट जो है, यहीं पर विक्रम मंदिर भी है। ये विक्रम मंदिर जो है ये विक्रमादित्य का महल माना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो आपको यह देखना है कि जब हमारा मेन हिस्ट्री चलता है, उस मेन हिस्ट्री में जो सीक्वेंस में घटनाएं होती हैं, उन घटनाक्रमों में क्या क्या घटनाएं हुई और उनका हमारे जिले से क्या संबंध है, तो ग्वालियर से क्या संबंध है वो अपन देख रहे हैं। जैसे अपन ने सबसे पहले आयरन एज देखा, आयरन एज का क्या संबंध। उसके बाद हमने देखा कि भाई हूण आक्रमण मतलब गुप्त पीरियड के टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ, उसका यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ा। इसके बाद हमने देखा कि भाई गुप्त पीरियड के ही पैरेलल में नागवंश जो चल रहा था, उसका भी राजधानी पद्मावत ग्वालियर थी। फिर हमने देखा कि उसके बाद राजपूत काल जो आया, वहां गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। फिर हमने देखा मेडिवल फेज में। इसके अलावा एक और था कच्छव घात या कछवाहा वंश। साथियों, उस वंश का पहला शासक था लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण जो है वो फर्स्ट रूलर था उस डायनेस्टी का, और उसी ने शासन भी किया ग्वालियर रीजन पर, रूल किया ग्वालियर रीजन पर। यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसी मेडिवल फेज में हमने एक फैक्ट थोड़ा आगे का देख लिया कि भाई इब्राहिम लोदी ने यहां पर आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी ने मानसिंह को पराजित किया, किले को जीत लिया। ठीक है, पर इब्राहिम मतलब लोदी वंश के पहले जो गुलाम वंश था, उस वंश का एक शासक था इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने दोस्तों जो उज्जैन था, वहां के महाकालेश्वर मंदिर को तो लूटा ही था, साथ ही साथ 1231 में ग्वालियर दुर्ग पर भी आक्रमण किया था। इल्तुतमिश अटैक द ग्वालियर फोर्ट इन 1213 एंड डिफीटेड प्रतिहारों को पराजित भी किया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब आप बोलोगे सर ऐसे तो ग्वालियर पे जितने आक्रमण हुए के सब पढ़ेंगे। नहीं, सब नहीं पढ़ेंगे, मैं यहां आपके लिए सिलेक्टिव कंटेंट लाया हूं। यह पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इल्तुतमिश था उसका ग्वालियर अभियान जो 1231 में उसने किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कारणों से इंपॉर्टेंट है। पहला, जब उसने ग्वालियर अभियान किया, ग्वालियर आक्रमण किया, तब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि मेरे जो बेटे हैं वो अयोग्य हैं, मेरे बेटे किसी काम के नहीं, और मेरी जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो बहुत काम की है, वो बहुत योग्य है, वो बहुत सक्षम है, क्योंकि रजिया सुल्तान ने, इसकी बेटी ने इसको बहुत सहयोग दिया था इस अभियान में। यही कारण है कि इल्तुतमिश ने 1231 के अपने ग्वालियर अभियान के बाद अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह आपको पता होना चाहिए। तो रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कब किया गया? ग्वालियर अभियान के बाद, क्योंकि उसने अपने पिता का सहयोग किया था, नंबर 1। इसलिए ग्वालियर अभियान इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश का। दूसरा, इसी अभियान के दौरान इल्तुतमिश को उसका गुलाम मिला था जो कि था बलबन। आप पढ़ते हो दिल्ली सल्तनत, उसमें आप पढ़ते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसी तरह बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। जैसे बाद में इल्तुतमिश ने अपने तुर्कान चालीसा का मेंबर बनाया, बाद में इल्तुतमिश ने उसे ऊंचे पद दिए, बाद में वो धीरे धीरे करके नायाब ममलिकात और फिर राजा के पद तक पहुंच गया था। तो गुलाम वंश का फिर शासक भी बन गया था बलबन। तो वो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था जो कि उसे ग्वालियर अभियान के दौरान प्राप्त हुआ था। यह आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इल्तुतमिश का जो ग्वालियर अभियान है, यह दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहां पर आपको स्पष्ट होनी चाहिए, ये दोनों बातें यहां पर आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला मैंने आपको क्या बोला? रजिया वाला इंसिडेंट, कि रजिया को उत्तराधिकारी बनाया, और दूसरा बलबन प्राप्त हुआ। ये दो बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधिया वंश। लो भाई, मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन में? मध्य भारत के पठार में विद्यमान एक ऐसा जिला जो सिंधिया वंश की शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई की शहादत स्थली के रूप में जाना जाता है। अब यदि हम सिंधिया वंश की बात करें दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि सिंधिया थे कौन। सिंधिया शब्द बना सिंधे से,
ये शिंदे कौन थे? ये शिंदे में राणोजी शिंदे थे। कौन थे? राणोजी शिंदे थे पेशवा बाजीराव फर्स्ट के सेनापति। पेशवा बाजीराव फर्स्ट मतलब बालाजी विश्वनाथ के पुत्र, जिन्हें आप लड़ाकू पेशवा भी कहते हो, जिन्होंने 1720 से लेके 1740 तक पेशवाई संभाली थी, जिन्होंने कई सारे अभियान किए थे, जिन्होंने मराठा पेशवा साम्राज्य को बहुत मजबूती दी थी, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम चिनकिलिस खान मतलब निजाम उल मुल्क को भी हराया था पालखेड़ा के युद्ध में 1728 में, उससे मुंशी शिवगांव की संधि करी थी, और हैदराबाद दक्कन क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी वसूला था, जिन्होंने भोपाल के निजाम को हराया था 1737 में और उससे दुरई सराय की संधि की थी, और जिन्होंने पुर्तगालियों से बसीन क्षेत्र जीता था। मैं उन्हीं बाजीराव फर्स्ट की बात कर रहा हूं। तो बाजीराव फर्स्ट जो है दोस्तों, पेशवा बाजीराव फर्स्ट, जो कि लड़ाकू पेशवा कहे जाते थे, जिन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता था, जिन्होंने ये बड़े बड़े अभियान किए जो मैंने आपको बताया, उन्होंने मराठा का साम्राज्य बड़े स्तर पर प्रसारित कर दिया था, और उन्होंने हर जगह अपने अपने सामंत या मैं यूं कहूं अपने अपने सेनापति बिठाल दिए थे। तो 1732 की बात है, पेशवा बाजीराव ने, जिन्होंने 1720 से लेके 40 तक शासन किया, इन्होंने संपूर्ण अधीनस्थ क्षेत्र को 5 राज्यों में बांट दिया और ग्वालियर क्षेत्र सिंधिया को दे दिया। आप सभी जानते हैं, मालवा क्षेत्र जो इंदौर वाला क्षेत्र वो होलकर को दे दिया था, ग्वालियर सिंधिया को दे दिया था, ऐसे करके अपने क्षेत्र को इन्होंने बांट दिया था। पवार को कुछ क्षेत्र दे दिए थे। अब इन्हीं के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देखें। शिंदे परिवार के राणोजी शिंदे जो हैं, ये पेशवा बाजीराव प्रथम के सेनापति थे, और शिंदे परिवार ही कालांतर में सिंधिया कहलाया, और ये आपको दिख रहे हैं राणोजी शिंदे। तो राणोजी शिंदे जो हैं, ये थे बाजीराव फर्स्ट के सेनापति, लड़ाकू पेशवा के सेनापति, और इन्हें जब ग्वालियर क्षेत्र उन्होंने दिया तो यही भविष्य में कहलाए सिंधिया। ओके, इन्हीं का परिवार कहलाया सिंधिया। अब देखिए, पेशवाओं के काल में सिंधिया को मतलब शिंदे को 1731 में ग्वालियर क्षेत्र का श्रेष्ठ शासक मान लिया गया कि भैया तुम ही ग्वालियर के प्रमुख हो, तुम ग्वालियर संभालो। ठीक, मतलब ग्वालियर में जो सिंधिया वंश है उसके संस्थापक कौन है? राणोजी सिंधिया। आराम से समझना, ये इनकी पिक्चर भी आपको नजर आ रही है। फिर क्या हुआ आप सभी जानते हो, 1761 भी कौन सा? 14 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली आया था, उसने लड़ाई लड़ी थी बालाजी बाजीराव के टाइम पर। बालाजी बाजीराव जिन्होंने 1740 से 61 तक शासन किया था, उन बालाजी बाजीराव के टाइम पर पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जहां पर इनके सेनापति के रूप में लड़ाई लड़ रहे थे सदाशिव राव। और चूंकि पेशवाओं की लड़ाई चल रही है, मतलब मराठों की लड़ाई चल रही है, तो पेशवाओं ने, मराठों ने अपने जो अलग अलग क्षेत्र में सेनापति थे, सामंत थे, उनको बुला लिया लड़ाई में। तो ग्वालियर क्षेत्र से कौन गया था? क्योंकि ग्वालियर भी, सिंधिया भी किसके? पेशवाओं के ही तो सेनापति। तो यहां से इस लड़ाई में कौन गया था? यहां से इस लड़ाई में गए थे महादजी सिंधिया। यह आपको पता होना चाहिए कि सिंधिया घराने के महादजी सिंधिया बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत के तृतीय युद्ध में गए थे, और वहां से भागकर आ गए थे। ठीक है, क्योंकि पराजय पेशवाओं की, मराठों की ही हुई थी, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे ही ये भाग कर आए, इन्होंने लोकेंद्र जाट नाम के व्यक्ति से ग्वालियर का किला छीन लिया और फिर ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना की। बात समझेंगे आप जरा। अब आप बोलेंगे कि सर ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना तो राणोजी सिंधिया ने की। ना, उन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना की। ग्वालियर, अभी तक वो उज्जैन क्षेत्र से शासन करते थे। आपको पता होना चाहिए कि शुरू में जब सिंधिया को ग्वालियर मिला, मतलब राणोजी शिंदे को, तो उस समय वो उज्जैन क्षेत्र से शासन करते थे।
शासन उज्जैन से होता था, पर ग्वालियर क्षेत्र पूरा उनको दे दिया गया था। तो उन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना करी। कभी प्रश्न पूछा जाएगा सिंधिया वंश की स्थापना किसने करी, आप बोलेंगे राणोजी शिंदे ने। पर ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, ग्वालियर साम्राज्य की थी महादजी सिंधिया ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने ग्वालियर का किला अपने कब्जे में लिया था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर इनके उत्तराधिकारी बने दौलतराव सिंधिया। इन्होंने 1810 में उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को बनाया राजधानी। आप समझ रहे हो? तो ये तीनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये आपको फोटो दिखाई दी जा रही है, ये है महादजी सिंधिया, ये है आपके दौलतराव सिंधिया। आपको क्लियर होना चाहिए कि सिंधिया राजवंश की स्थापना या सिंधिया वंश की स्थापना किसने करी, तो आप बोलेंगे राणोजी शिंदे ने। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो ग्वालियर किला किसने जीता, महादजी सिंधिया ने। और फिर आपसे बोलेंगे कि ग्वालियर को राजधानी किसने बनाया, उनके बेटे दौलतराव सिंधिया ने 1810 में। ईयर भी याद रखना है। फिर सिंधिया वंश से संबंधित ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण आता है 1857 की क्रांति के समय का। जब देश में 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ हो रही थी, उस समय सिंधिया वंश के राजा थे ये, जिनका नाम था जयाजीराव सिंधिया। तो इनके काल में सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति हुई। दूसरा, इन्हीं के समय में शास्त्रीय संगीत में ग्वालियर घराना विकसित हुआ। नंबर 2, इन्हीं के समय में जय विलास पैलेस, कमला राज भवन, विक्टोरिया महाविद्यालय, ये सब निर्मित किए गए। ये आपको पता होना चाहिए। तो जयाजीराव सिंधिया जो है, इनके समय में ही 1857 की क्रांति हुई। इनके समय में ही शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में ग्वालियर घराना विकसित हुआ। इनके समय में ही जय विलास पैलेस, कमला राज भवन और विक्टोरिया महाविद्यालय की स्थापना हुई। फिर क्या हुआ? फिर आप देखते हैं जीवाजीराव सिंधिया के एक दत्तक पुत्र थे माधवराव सिंधिया फर्स्ट। माधवराव सिंधिया फर्स्ट, ये उनका पिक्चर है। और माधवराव सिंधिया फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने दोस्तों अपना पूरा जीवन शिक्षा पर लगा दिया। इन्होंने शिक्षा जगत में अच्छा विकास किया। इन्होंने शिवपुरी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और अंग्रेजों ने इन्हें सर की उपाधि दी थी। यह भी क्लियर होना चाहिए। और तो और शिवपुरी में जितनी भी छत्रियां हैं, जैसे माधव विलास छत्रियां, नंबर 2 जो माधव विलास पैलेस है, नंबर 3 जॉर्ज केसल का जो किला है, वो इन्हीं के काल में निर्मित हुआ। ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अब मैं आपको यदि सीधे फैक्ट देता तो मजा नहीं आता। मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में राजाओं को यहां पर मेंशन किया हुआ है और किसके समय में क्या हुआ वो आपको बताते चल रहा हूं। तो जयाजीराव सिंधिया के जो पुत्र थे माधवराव सिंधिया प्रथम, उन्होंने शिक्षा जगत में बहुत काम किया। अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी। उन्होंने शिवपुरी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और शिवपुरी में जो छत्रियां हैं वो माधव विलास पैलेस और जॉर्ज केसल का किला, यह भी इन्होंने निर्मित करवाया। यह आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका एक कम उम्र के बेटे थे जीवाजीराव, 9 वर्ष के, वो शासक बने। अब शासक भले वो बने थे, पर उनकी जो मां थी महारानी चिनकू राजे सिंधिया, वो उनकी मां थी, उन्होंने शासन को संभाला था एक काउंसिल के माध्यम से। ठीक है। अब ये जो जीवाजी राव थे, इनकी शादी, जीवाजी राव की ही शादी एक मराठा कन्या से हुई थी जिनका नाम था दिव्येश्वरी, जिनका जन्म 1919 में सागर में हुआ। इन्हीं को बाद में विजया राजे सिंधिया कहा गया। ये उनका पिक्चर है। तो माधवराव सिंधिया प्रथम के बेटे जीवाजी राव, और जीवाजी राव जब बड़े हुए तो उनकी शादी हुई मराठा कन्या जिनका नाम है लेखा दिव्येश्वरी। जन्म इनका हुआ था सागर में, यह भी पता होना चाहिए। और इन्हीं को बाद में विजयराजे सिंधिया के नाम से जाना गया। तो पूछा जाता है विजयराजे सिंधिया जी का जन्म कहां हुआ था या उनका विवाह किससे हुआ था, आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा मैं देखते चलूं आपको पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है कि नहीं, कट तो नहीं हो रहा कुछ स्क्रीन। ओके, सब कुछ क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़े।
जब बात आई भारत संघ में विलय की, आप सभी जानते हैं 1947 में ग्वालियर का जब भारत संघ में विलय हुआ, उस समय जो राजा थे वो थे जॉर्ज जीवाजी, ठीक है। और ये अंतिम शासक माने जाते हैं जिन्होंने लंदन से ग्वालियर पर शासन किया था। बाकी यदि हम विलय की बात करें तो जून 1948 में भारत के विलय पर ग्वालियर ने हस्ताक्षर किए थे। अब विलय पर तो हस्ताक्षर कर दिए जून 1948 में, परंतु ग्वालियर शासकों ने राज प्रमुख के रूप में 1956 तक राज किया, यह भी क्लियर होना चाहिए। जो एक वॉरेन हेस्टिंग था, और वॉरेन हेस्टिंग ने तो ग्वालियर को हिंदुस्तान की कुंजी भी कहा था। हिंदुस्तान की कुंजी किसे कहा गया? ग्वालियर को। किसने कहा? वॉरेन हेस्टिंग ने कहा। यह पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने अब यही कंटेंट इंग्लिश में भी है, ठीक है, जो आप इस पीडीएफ से पढ़ लेंगे, क्योंकि कहानी तो वैसे भी हम हिंदी में ही समझेंगे, ठीक है, तो उस पर समय खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि राणोजी शिंदे बाजीराव फर्स्ट के सेनापति, उन्हें ग्वालियर का प्रमुख माना गया। उन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना की, पर उनके बाद माधवराव सिंधिया ने ग्वालियर साम्राज्य की स्थापना करी, ग्वालियर किला जीता। उनके बाद दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर को राजधानी बनाया उज्जैन के स्थान पर 1810 में। उनके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से माधवराव प्रथम, उसके बाद आप देखेंगे जयाजी राव सिंधिया, जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय में जो थे। उसके बाद आप माधवराव प्रथम देखेंगे, जिन्होंने शिक्षा जगत में काम किया, अंग्रेजों ने जिन्हें सर की उपाधि दी। फिर आप देखेंगे जीवाजी राव, जिनकी शादी दिव्येश्वरी मतलब विजया राजे सिंधिया से हुई। ये सब आप देखेंगे, क्लियर। और 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए सिंधिया ने, और साथियों 1956 तक राज्य के प्रमुख के रूप में ये रहे, ये आपको पता होना चाहिए। अब चूंकि इस पूरी चर्चा में 1857 की क्रांति की बात हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि जब 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, तो उस वक्त वो तारीख थी 14 जून 1857, और ग्वालियर की मुरार छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया था, और इन्होंने संचार व्यवस्था को भंग किया था। यह पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जयाजी राव सिंधिया पर आरोप लगता है कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, परंतु उनकी जो दादी थी बेजाबाई, उन्होंने उज्जैन में रहकर क्रांतिकारियों की मदद की थी। यह भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर। तो रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 की अभी पीछे चर्चा हुई, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 14 जून 1857 में यह हुआ था। सोल्जर ऑफ मोरार कैंटोनमेंट revolted and disrupted the communication system. At this time, the King Jayaji Rao Scindia supported the British, while his grandmother Baijabai stayed in Ujjain and helped the revolutionary. ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ इसी दौरान 1942। साथियों, आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक अंतिम और एक निर्णायक आंदोलन करने का फैसला किया था। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। अगस्त क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि अगस्त के महीने में हुई थी, और क्रांति शब्द इसलिए लगता है क्योंकि इस आंदोलन में थोड़ी हिंसा हो गई थी, इसलिए इसको क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। तो महात्मा गांधी के इस भारत छोड़ो आंदोलन की यदि हम बात करें, जो कि अगस्त 1942 में हुआ, उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में यदि आप देखें तो ग्वालियर रियासत के विदिशा से हुई थी 2 अक्टूबर 1942। यह आपको क्लियर होना चाहिए। 1942 विदिशा ऑफ ग्वालियर, यह आपको क्लियर होना चाहिए। फिर जब स्वतंत्रता मिल रही थी, उस समय जब मध्य प्रदेश, आप सभी जानते हो मध्य प्रदेश जो है वो अस्तित्व में था ही नहीं स्वतंत्रता के समय। उस समय पूरा मध्य प्रदेश 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, ए, बी और सी। तो साथियों, जो बी श्रेणी थी, बी कैटेगरी थी, उसके अंतर्गत आपका ग्वालियर था। यहां पर बी कैटेगरी में मध्य प्रदेश की 25 रियासतों को शामिल किया गया था, जिसकी राजधानी 6 महीने इंदौर होती थी और 6 महीने ग्वालियर होती थी। तो यहां आपको क्लियर होना चाहिए कि इतिहास में बिल्कुल सीक्वेंस में क्या क्या हुआ। हमने पूरी सिंधिया फैमिली देख ली, फिर हमने देख लिया 1857 में क्या हुआ, फिर हमने देखा 1942 में क्या हुआ। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो ग्वालियर रियासत की ही विदिशा से हुआ था वो मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आप देखें, स्वतंत्रता जब मिली उस समय मध्य प्रदेश के रूप में नहीं था। मध्य प्रदेश 3 श्रेणियों में बटा हुआ था, ए, बी और सी।
और यहां पर जो बी श्रेणी थी, बी कैटेगरी थी, उस बी कैटेगरी के अंतर्गत ग्वालियर था। इस बी कैटेगरी में मध्य प्रदेश की 25 रियासतें थी। इनमें 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर को राजधानी बनाया जाता था। यही बातें यहां पर इंग्लिश में मेंशन है। एट दिस टाइम द नेम ऑफ मध्य प्रदेश डिड नॉट एग्जिस्ट, बट द एंटायर स्टेट डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। कैटेगरी बी जो है, यहां पर 25 प्रिंसली स्टेट थी, जिसमें इंदौर को कैपिटल बनाया गया 6 महीने के लिए, ग्वालियर को कैपिटल बनाया गया बचे हुए 6 महीने के लिए। यह बातें क्लियर होनी चाहिए। यह पूरा साथियों इतिहास खत्म हुआ आपके ग्वालियर से संबंधित। तो हमने लोह युगीन संस्कृति से लेकर प्राचीन भारत में एंशिएंट हिस्ट्री में हूण आक्रमण तक, तो वहीं मेडिवल में राजपूत पीरियड से लेकर इल्तुतमिश तक, जहां उसके 1231 के ग्वालियर अभियान के प्रमुख इंसिडेंट तक, तो वहीं मॉडर्न हिस्ट्री में सिंधिया राजघराना, 1857 की क्रांति, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, यहां तक की आपसे बात करी। और फिर यह भी बताया कि स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश के जो 3 अलग अलग हिस्से थे, उनमें से जो बी कैटेगरी थी, उस बी कैटेगरी के अंतर्गत ग्वालियर था। उस बी कैटेगरी में 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर को राजधानी बनाया जाता था। ठीक है, एक ये छोटी सी लिस्ट दी हुई है कि किस किस क्षेत्र के कौन कौन से राजवंशों ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया, ताकि याद करना आपके लिए फ्यूचर में आसान रहे। आप देखेंगे नागवंश ने भी विदिशा और ग्वालियर को राजधानी बनाया था, पीछे भी अपन देख चुके हैं। आप देखेंगे कच्छप वंश ने भी ग्वालियर को राजधानी बनाया। आप देखेंगे तोमर वंश की भी राजधानी थी, और आप देखेंगे सिंधिया वंश ने भी गुना ग्वालियर को राजधानी बनाया। हालांकि माधव राव सिंधिया प्रथम ने शिवपुरी को भी अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो ये तो बात हुई दोस्तों ऐतिहासिक संदर्भ की। इस तरह से हम हर एक जिले को क्लासिफाई करके पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सीक्वेंस में देख रहे हैं। अब बात करेंगे न्यायिक क्षेत्र की। तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो तो जबलपुर में है, पर उस हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ हैं, एक ग्वालियर और एक इंदौर, और तीसरी खंडपीठ की घोषणा आप जानते हैं हो ही चुकी है भोपाल की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1968 28 नवंबर 1968 में इंदौर और ग्वालियर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की गई थी। बाकी तीसरी खंडपीठ भोपाल की बात हो चुकी है, आपको पता ही है। तो हाईकोर्ट जो है ऑन 28 ऑफ नवंबर 1968 हाईकोर्ट बेंचेस एस्टेब्लिश्ड एट इंदौर एंड ग्वालियर। हाईकोर्ट बेंचेस इंदौर और ग्वालियर, ठीक। और 2015 में अनाउंस हो चुका है कि जो 3rd बेंच है वो भोपाल रहेगी। ये घोषणा कब हुई है? 2015 में। तो एक बड़ा सीधा सा फैक्ट है न्याय से संबंधित। इसी क्रम में यदि आप राजस्व देखें, रेवेन्यू देखें, तो आप जानते हैं कि चाहे दीवानी मामले हो, चाहे भूमि संबंधित मामले हो, इनके निपटारे के लिए जो राजस्व न्यायालय है उसकी स्थापना मध्य प्रदेश में हुई है, और उसका भी जो राजस्व बोर्ड है शीर्ष स्तर पर, उसका मुख्यालय जो है वो ग्वालियर ही है। क्लियर है? रेवेन्यू कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू सेटल द सिविल एंड लैंड रिलेटेड केसेस। रेवेन्यू बोर्ड उसके बिल्कुल टॉप पर है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्वालियर में है, आपको पता होना चाहिए। उसी तरह यदि हम विशेष न्यायालय की बात करें, स्पेशल कोर्ट्स की बात करें, क्या होते हैं विशेष न्यायालय? देखिए, जो भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण होते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित मामले होते हैं, उन पर जल्दी सुनवाई, जल्दी निपटारे के लिए इन कोर्ट्स की स्थापना की जाती है। तो भ्रष्टाचारियों को जल्द सजा देने के लिए या उनकी संपत्ति को राजसात करने के लिए दोस्तों प्रदेश में 8 विशेष न्यायालय हैं, ठीक है, और प्रत्येक शहर में 2-2 न्यायालय हैं। इन शहरों में इंदौर भी है, भोपाल भी है, ग्वालियर भी है और जबलपुर भी है। तो ये 4 जिले हैं मध्य प्रदेश के। इन चारों में 2-2 न्यायालय स्थापित किए गए। कौन से न्यायालय? विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट। यह आपको पता होना चाहिए। 8 स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड टू पनिश द करप्ट पीपल क्विकली एंड टू कॉन्फिस्केट देयर प्रॉपर्टी। 2 कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिटी: इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। यह आपको पता होना चाहिए।
दैट्स इट। तो यदि न्यायिक संदर्भ में भी देखें तो दोस्तों हर जरूरी फैक्ट आपको मैंने शेयर कर दिया। पहले मैंने आपको बताया कि जो हाई कोर्ट है उसकी ब्रांच 1968 में इंदौर और ग्वालियर में बनाई गई। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो राजस्व न्यायालय है, जो राजस्व बोर्ड है, जो उसका सबसे बड़ा बोर्ड है, उसका मुख्यालय भी ग्वालियर में है। और तीसरा हमने देखा कि विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए हैं भ्रष्टाचारी मतलब करप्ट लोगों को सजा देने के लिए, उनकी संपत्ति को राजसात करने के लिए। 8 कोर्ट ऐसे एस्टेब्लिश किए गए हैं, 4 जगह पे 8 कोर्ट, मतलब हर जगह पे 2, उनमें से ग्वालियर भी एक है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये 4 जगह हैं, हर एक से 2-2 कोर्ट स्थापित हुआ। तो इस तरह से 8 विशेष मतलब स्पेशल कोर्ट यहां पर एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर भौगोलिक संदर्भ में भी हम देखें, अब देखिए एक एक हेडिंग कंप्लीट होते जा रही है दोस्तों, एक एक हेडिंग। हमने हिस्टोरिकल देखा, हमने जुडिशरी देखा, अब अपन क्या देख रहे हैं? ज्योग्राफिक, भौगोलिक। दोस्तों भौगोलिक में हम हर जिले में यही तो देखते हैं कि पड़ोसी जिले, जो कि हम स्टार्टिंग में नक्शे में देख चुके हैं कि भाई भिंड है, ग्वालियर है, दतिया है, शिवपुरी है, श्योपुर है। पड़ोसी जिला नेबरिंग स्टेट कोई भी नहीं है, किसी की सीमा को टच नहीं कर रहा है। पठार यदि देखें तो मध्य भारत का पठार है, प्लेट्यू। संभाग देखें तो ग्वालियर जिला ग्वालियर संभाग में ही है। और यदि हम इस इंपॉर्टेंट परियोजना या प्रोजेक्ट की बात करें तो यहां पर पहसारी बांध जो है मोवर नदी पर बना हुआ है। तो नदी भी पूछी जाएगी, बांध भी पूछा जाएगा। यदि तहसीलों की बात करें तो तहसील में डबरा, भितरवाड़, चिनोर, घाटी गांव, तानसेन, मुरार। तो ये घाटी गांव, ये मुरार, ये डबरा और ये भितरवाड़, ये 4 नाम याद रखना। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप हर जिले की हर एक तहसील को नहीं रट सकते, नहीं याद कर सकते, पर आपको कोशिश ये करनी है कि आप काम काम की तहसील कम से कम याद कर लो। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। भितरवाड़, डबरा, घाटी गांव, मुरार, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं और ये ग्वालियर में आते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। यदि सेंचुरी की बात करें, अभ्यारण्य, तो यहां पर एक घाटी गांव अभ्यारण्य है जिसके बारे में सभी को पता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे सोन चिड़िया सेंचुरी भी कहते हैं, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। यदि भौगोलिक में, ज्योग्राफी में ही यदि हम मिनरल्स मतलब खनिज की बात करें तो दोस्तों ग्वालियर क्षेत्र नंबर 1 अपनी चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होना चाहिए यहां पर चीनी मिट्टी नाम की एक पहाड़ी भी है ग्वालियर में, और एक अंतारी सॉरी क्षेत्र में भी चीनी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा बात करें खनिज में दूसरे नंबर की संगमरमर मतलब मार्बल की, तो दोस्तों ग्वालियर जो है ये रंगीन संगमरमर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन मतलब पॉटरी के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको क्लियर होना चाहिए। तो कलरफुल मार्बल्स के लिए भी प्रसिद्ध है, इसके अलावा पॉटरी के लिए भी प्रसिद्ध है। सीधे क्वेश्चन आएंगे और ये सारे सेक्शंस भौगोलिक मतलब ज्योग्राफी के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि खनिज कहां कैसा है ये तो भौगोलिक संदर्भ में भी हम देखते हैं, ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में ही हम देखते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्वालियर संभाग या ग्वालियर जिले के इंपॉर्टेंट खनिज में या इंपॉर्टेंट मिनरल्स में आप चीनी मिट्टी को देखेंगे। सीधे क्वेश्चन आएगा चीनी मिट्टी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, आप बोलेंगे ग्वालियर, और ग्वालियर में भी आप बोलेंगे चीनी मिट्टी नामक पहाड़ी है, अंतारी नाम का क्षेत्र है जो कि चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और ग्वालियर में किस तरह का संगमरमर? रंगीन संगमरमर। याद रहे सफेद संगमरमर, व्हाइट मार्बल आपके जबलपुर में मिलेगा, अपन जब जबलपुर देखेंगे वहां देखेंगे। और दूसरा मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, पॉटरी के लिए, इसमें भी आप ग्वालियर लगाएंगे। साथियों इसके अलावा यदि भौगोलिक में ही हम नदी देखें तो बेसली और सांग यहां प्रमुख नदियां हैं। नदी यदि हमने देख ली, रिवर देख ली, तो सिंचाई मतलब इरिगेशन भी देखना पड़ेगा। यदि हम इरिगेशन की बात करें दोस्तों तो 1905 में ग्वालियर के महाराजा ने राज्य में सिंचाई विभाग की स्थापना की। यह क्वेश्चन आता है कि स्टेट का पहला इरिगेशन डिपार्टमेंट, राज्य का पहला सिंचाई विभाग कब स्थापित हुआ? 1905 में हुआ। कहां हुआ? ग्वालियर में हुआ। इसके अलावा जो सर्वाधिक सिंचित जिला है वो ग्वालियर ही है दोस्तों, 61% इरिगेशन। यदि प्रदेश का सबसे ज्यादा सिंचित जिला पूछा जाए आप ग्वालियर ही बताओगे, ठीक है। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र देखें तो चंबल घाटी क्षेत्र है, मतलब ग्वालियर में। समझ रहे हो आप? मतलब यदि पूछे सर्वाधिक सिंचित जिला इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट तो आप ग्वालियर 61%, और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र मतलब इरिगेटेड रीजन पूछे तो चंबल घाटी रीजन।
रीजन में चंबल घाटी रीजन और जिले में ग्वालियर, चंबल घाटी में ग्वालियर। ठीक है, आगे बढ़िए। हो, समझे आप? तो यहां पर हमने भौगोलिक संदर्भों में हर जरूरी पहलू देख लिया, भाई किस पठार पे है, पड़ोसी जिले कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा पड़ोसी किसी राज्य को छू रहा है क्या, नदी कौन सी बह रही है, खास कौन सी परियोजना यहां पर है, इरिगेशन मतलब सिंचाई में क्या हालात है। पहला सिंचाई का डिपार्टमेंट, इरिगेशन का डिपार्टमेंट 1905 में ग्वालियर में बना। यदि हम इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज्यादा इरिगेटेड रीजन चंबल घाटी रीजन है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका ग्वालियर है, 61%। ये सब हमने देख लिया, खनिज देख लिए, मिनरल्स देख लिए, चीनी मिट्टी है, कलरफुल मार्बल्स, ये सब देख लिया आप। अब बात करेंगे हम खेलकूद की। साथियों, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, ग्वालियर एक ऐसा संभाग जो कि रूप सिंह और मेजर ध्यानचंद, ये मेजर ध्यानचंद जी का पिक्चर लगा हुआ है, इनकी हॉकी की जादूगरी के लिए जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि रूप सिंह साहब कौन थे, इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ, ये भी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद, इनका संबंध भी ग्वालियर से है, और ये भी प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात यदि स्पोर्ट्स की होगी तो यहां पर कई सारी एकेडमी भी है, अकादमी, जैसे मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी, ये भी ग्वालियर में है, 2006 में स्थापित हुई, ईयर भी आपको क्लियर होना चाहिए। मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी, ये भी ग्वालियर में है, ये भी 2006 में स्थापित हुई। भारत का जो पहला दिव्यांग खेल स्टेडियम है दिव्यांग लोगों के लिए, वो भी ग्वालियर में है। इसके अलावा मध्य भारत का जो बैडमिंटन था, मध्य भारत बैडमिंटन, जब मध्य भारत के रूप में जाना जाता था, वो भी ग्वालियर में था 1948 में। और अभी मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी, ये भी ग्वालियर में है। तो दोस्तों, ये सारी एकेडमीज के नाम आपको पता होने चाहिए कि ग्वालियर में कौन कौन सी एकेडमी है, ग्वालियर में कौन कौन से संस्थान हैं। इसके अलावा रूप सिंह स्टेडियम के बारे में कौन नहीं जानता, ग्वालियर में ही है। अब देखिए, रूप सिंह साहब का संबंध तो हॉकी से था, पर उनके नाम पर क्रिकेट का स्टेडियम है। क्रिकेट का स्टेडियम है दोस्तों, जो कि दूधिया रोशनी से युक्त है। और यह स्टेडियम जाना और भी जाने लगा जब फरवरी 2010 में साथियों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो एक दिवसीय मतलब वनडे क्रिकेट का मैच चल रहा था, उसमें सचिन तेंदुलकर साहब ने सचिन तेंदुलकर साहब ने 200 रन बनाकर इतिहास रचा था। इस स्टेडियम में यदि हम बात करें, पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 1988 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। मतलब अकेला रूप सिंह स्टेडियम के बारे में मैंने आपको इतने फैक्ट दे दिए। दूधिया रोशनी से युक्त स्टेडियम। दूसरा, 2010 में सचिन तेंदुलकर साहब ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन मारे थे, उसके लिए प्रसिद्ध। तीसरा, यहां पर पहला एक दिवसीय मैच 1988 में हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों हमने बात करी स्पोर्ट्स के बारे में, यहां पर हमने बात करी खेलकूद के बारे में, प्रमुख व्यक्तित्व भी आपने देखे, और आपने ये भी देखा कि कौन कौन से प्रमुख अकादमी और कौन कौन से प्रमुख संस्थान यहां पर हैं। अब यहीं पर बात करेंगे हम पर्यटन के संबंध में। तो दोस्तों, पर्यटन में भी देखिए पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ग्वालियर अपने आप में प्रसिद्ध लिए हुए। मैंने आपको बताया ना, चाहे ऐतिहासिक संदर्भ हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे आपका प्राकृतिक संदर्भ हो, चाहे भौगोलिक संदर्भ हो, कोई भी हो, पर्यटन हो, सब में ग्वालियर की अपनी ख्याति। दोस्तों, सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है ग्वालियर का किला, ये आपको पिक्चर भी नजर आ रही है। ग्वालियर की स्थापना गालव ऋषि के नाम पर हुई। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए, किसके नाम पर? ग्वालियर, गालव ऋषि के नाम पर इसकी स्थापना हुई। ग्वालियर किले को सूरज सेन ने 525 में बनवाया था, जिसे जिब्राल्टर और किलों का रत्न भी कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। अब ग्वालियर किले से संबंधित इतने फैक्ट मैं आपको यही दे दूंगा दोस्तों। अब पर्यटन में यदि हम आगे बढ़े तो अगला हम देखेंगे कि बंदी छोड़ गुरुद्वारा, एक और आपको गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है, बंदी छोड़ गुरुद्वारा। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा क्यों बना साथियों? जहांगीर ने छठे गुरु हरगोविंद जी को इसी दुर्ग में बुलाया था, और इसी प्रतीक के रूप में बंदी छोड़ गुरुद्वारा बना हुआ है।
आप सभी जानते हैं कि जो सिख गुरु थे उनके और मुगलों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। अकबर के समय तक और चौथे सिख गुरु तक तो संबंध बहुत बढ़िया थे, पर अकबर के बाद जब जहांगीर शासक बना तो जहांगीर के समय में जब उसके बेटे खुसरो ने विद्रोह किया था तो उस खुसरो मतलब विद्रोही पुत्र को पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने सहयोग दिया था। इस बात से नाराज जहांगीर ने अर्जुन देव जी को फांसी दी थी। यहीं से सिख और मुगलों के बीच में संबंधों में कड़वाहट आ गई थी, ठीक है। और फिर छठे सिख गुरु गुरु हरगोविंद जी को यहीं पर जहांगीर ने बुलाया था और उसी सब के प्रतीक के रूप में बंदी छोड़ गुरुद्वारा है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, वो भी मध्य प्रदेश का एक सूर्य मंदिर ग्वालियर के मधकेड़ा में है जो बिरला परिवार ने बनवाया। इसके अलावा ग्वालियर में ही अभी हमने जो जयाजी राव सिंधिया को देखा था जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अपनी उपस्थिति को रेखांकित किया, जहां उन पे आरोप भी लगता है कि अंग्रेजों का साथ दिया था। उन्होंने साथियों जय विलास पैलेस और मोती महल भी बनवाया। ये जय विलास पैलेस, ये मोती महल का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहीं पर 5 दरवाजे हैं। आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल का दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हाथी फोड़ दरवाजा। ये 5 प्रमुख दरवाजे यहां पर हैं। आपको पूछा जाएगा कि इनका संबंध कहां से है, तो ग्वालियर से। साथियों यदि हम अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है गुजरी महल, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है मान मंदिर, तीसरा आपको दिखाई दे रहा है तेली का मंदिर। ये सारे मंदिर यहीं पर हैं। दोस्तों गुजरी महल की बात करें तो राजा मान सिंह तोमर ने गुर्जर रानी मृगनयनी के लिए 15वीं शताब्दी में इसे बनवाया। यह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महल या कौन सी संरचना किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बनी। आप हर एक को याद नहीं कर सकते, परंतु आपको कुछ कुछ को याद करना है। मैंने आपको बता दिया, ये वाला आपको याद करना है कि 15वीं शताब्दी में बना। इसके अलावा यहां पर जहांगीर महल के अलावा मान मंदिर है, सूरज कुंड का मंदिर है, तेली का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी ग्वालियर में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की अश्वरोही एक मूर्ति भी है जहां वो घोड़े पे बैठी हुई है। तानसेन की समाधि भी यहीं पर है। मोहम्मद गौस का मकबरा भी यहीं पर है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी यहीं पर है। बादल महल है, सहस्त्रबाहु मंदिर है और फूल भाग में लक्ष्मीबाई का प्रमुख स्मारक भी है। यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये कुछ प्रमुख पिक्चर्स जहां पर आपको गुजरी महल, यहां पर आपको मान मंदिर, यहां पर आपको तेली का मंदिर नजर आ रहा है साथियों। इसके अलावा साथियों जो एक प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर है ग्वालियर का, वो कछवाहा शासक महिपाल ने बनवाया। यह भी प्रश्न आता है कि सास बहू का मंदिर किसने बनवाया, तो कछवाहा शासक महिपाल ने बनवाया। इसके अलावा दोस्तों जो तेली का मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया। और ये जो तेली का मंदिर है ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जो द्रविड़ शैली में है, जो द्रविड़ियन स्टाइल में है। आप सभी जानते हैं मंदिर निर्माण की एक होती है नागर स्टाइल, एक होती है द्रविड़ियन स्टाइल, एक होती है पंचायतन स्टाइल, एक होती है बेसर स्टाइल। नागर स्टाइल होती है ये, जहां पर बॉटम टू टॉप चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं आता, सेम रहती है और टॉप पे एक आकृति बनी हुई होती, ये नागर स्टाइल। ये द्रविड़ियन स्टाइल जहां पर बॉटम से टॉप पे जाते वक्त चौड़ाई कम हो जाती है और टॉप पे एक फ्लैट एक समतल संरचना होती है। एक होता है पंचायतन स्टाइल। पंचायतन स्टाइल में एक मंदिर होता है बीच में और उसके चारों ओर छोटे छोटे 4 मंदिर होते हैं, टोटल मिला के 5 मंदिर होते हैं। ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। एक विवस्वान का सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये भी ग्वालियर के मुरार में है। इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के तर्ज पर, याद रहे कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके तर्ज पर 1988 में बसंत कुमार बिरला ने बनवाया। याद हो कि विवस्वान सूर्य मंदिर किस मंदिर की तर्ज पर बना, कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर बना। किसने बनवाया, बसंत कुमार बिरला ने बनवाया। इसके अलावा बेहद क्षेत्र जो है यह भी ग्वालियर में है। यह तानसेन की जन्मस्थली माना जाता है, उनकी साधना स्थली माना जाता है और ये झिलमिल नदी के किनारे है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेस है बेहद,
वो क्यों प्रसिद्ध है? तानसेन की जन्मस्थली, तानसेन की साधना स्थली के लिए प्रसिद्ध है। और किस नदी के किनारे बसा है? तो झिलमिल नदी के किनारे बसा है। यही बातें यहां इंग्लिश में दोस्तों एज इट इज मेंशन है। ठीक है, ग्वालियर किले के बारे में हालांकि अभी हमने बात की थी, पर यदि हम कुछ जरूरी फैक्ट उसके बारे में देखें तो गोपांचल पर्वत पर है, सूरज सेन ने बनवाया, ऋषि गालव की स्मृति में बनवाया, ये सब देख लिया है अपन ने। यहीं पर गुर्जरी महल, विक्रम महल, तेली मंदिर, बंदी छोड़ गुरुद्वारा, राज्य का सबसे बड़ा जौहर कुंड यहीं पर है, इसे जिब्राल्टर कहते हैं। यहां पर कुछ दरवाजे हैं, पीछे अपन ने देखे, आलमगीर, हिंडोला, गुजरी महल, भरतरी, हाथीफोड़ दरवाजा, और 1857 की क्रांति का यह प्रमुख केंद्र था। तो ग्वालियर किले के संबंध में अलग से फिर ये क्लासिफाई वे में बातें दिख रही। मोती महल अभी आपने देखा कि भाई, अच्छा वहां पीछे अपन ने जयाजी राव देख लिया था गलती से, मोती महल का निर्माण दौलत राव सिंधिया ने करवाया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा गुजरी महल का निर्माण तो राजा मानसिंह ने करवाया, ये आपको नजर आ रहा है। मान मंदिर भी राजा मानसिंह ने बनवाया। जय विलास पैलेस माधवराव सिंधिया द्वारा बनवाया गया इटालवी शैली में। और जो जय विलास पैलेस है इसके वास्तुकार थे सर माइकल फिलोज, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी रानी की, झांसी की रानी की समाधि फूलबाग में है। तानसेन का मकबरा प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, वो भी यहीं पर है। मोहम्मद गोस तानसेन के गुरु, उनका भी यहां पर मकबरा है। झलकारी बाई जो है ये रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, उनकी भी समाधि यहीं पर है। ये कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इवेंट्स भी ग्वालियर में होते हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है। जैसे ये सब अब याद करने का दोस्तों, इंपॉर्टेंट कंटेंट क्लासिफाई वे में बिल्कुल तैयार रूप में आपको मेरी पीडीएफ में मिल जाएगा। देखें यहां पर जैसे पवाया, इसका प्राचीन नाम पद्मावती है। ठीक है, या बिलोवा, ये भी ग्वालियर से संबंधित है। तानसेन की नगरी या पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर को कहते हैं। केंद्रीय संग्रहालय मतलब सेंट्रल म्यूजियम, गुजरी महल ग्वालियर का, ये सब 1909 में बना। गोपांचल या वत्स ग्वालियर को ही कहते हैं। बिलोबा की गुफाएं भी ग्वालियर में है। हीरा भूमिया का मेला कहां लगता है? ग्वालियर में लगता है। तानसेन का उत्सव ग्वालियर में होता है। ये पूरी लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। यदि हम संस्कृति की बात करें, कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें ग्वालियर के संबंध में, तो दोस्तों लोक संस्कृति जो है उसमें दुलदुल घोड़ी, लांगुरिया जैसे नृत्य। लोक नाट्य की बात करें तो रासलीला जैसे प्रमुख लोकनाट्य यहां देखने को मिलते हैं। यदि गुड़िया शिल्प की बात करें, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो कपड़े की, पुराने रंगीन कपड़ों की जो चिंदियां होती हैं, कागज के टुकड़े होते हैं, उन सब से मिला के ये गुड़िया, ये खिलौने इस तरह से बनाए जाते हैं। ये दो जगह के प्रसिद्ध हैं, एक तो ग्वालियर के और एक झाबुआ के। और एक प्रमुख जनजाति है भीली जनजाति जो इसका निर्माण करती है। और इस कला में जो एक प्रमुख ख्याति जिसे मिली वो श्रीमती बत्तोबाई को मिली है, जो इसी की कलाकार है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो श्रीमती बत्तोबाई गुड़िया शिल्प की प्रमुख कलाकार, भीली जनजाति जो है वो गुड़िया शिल्प में बड़ा काम कर रही है, और पुराने रंगीन कपड़े और कागज से मिला के इसका निर्माण होता है। यदि हम पंचमहली की बात करें प्रमुख बोलियों में, तो वो भी ग्वालियर की है। जटवारी की बात करें तो वो भिंड ग्वालियर में बोली जाती है। सहराई की बात करें तो शिवपुरी ग्वालियर यहां बोली जाती है। तो चाहे पंचमहली हो, चाहे जटवारी हो, चाहे आपका ये सहराई हो, क्योंकि यहां सहरिया जनजाति भी पाई जा रही है, तो ये सब बोलियां यहां इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। समारोह की बात करें तो तानसेन समारोह यहां पर होता है, आपको पता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां कला और संगीत अकादमी और संस्कृति विभाग ये सब मिलके इस समारोह को आयोजित करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एंड संगीत अकादमी एंड डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। ठीक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यदि हम प्रमुख उद्योगों की बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वहां के 5 शीर्ष क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध संघ हैं। कोऑपरेटिव क्षेत्र के जो दुग्ध संघ है, ठीक है, कॉरपोरेशन है दुग्ध से संबंधित,
एक है भोपाल में, एक है इंदौर में, एक है जबलपुर में, एक है ग्वालियर में और एक है उज्जैन में। तो कभी आपसे पूछा जाए कि सहकारी दुग्ध संघ कितने जगह हैं मध्य प्रदेश में? 5 जगह। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, मिल्क से संबंधित, और उनमें से एक ग्वालियर। पीछे हम देख चुके हैं कि चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, इससे बने बर्तन जो है उसके मामले में ग्वालियर का पहला स्थान है। इसके अलावा रेल स्प्रिंग कारखाना भी ग्वालियर में है। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का जो उद्योग निगम है, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश, उसने मृगनयनी नाम से, किसके नाम से? मृगनयनी नाम से 10 एम्पोरियम संचालित किए हैं। इनमें से 6 मध्य प्रदेश में है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में भी है, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, और बाकी 4 हैं रायपुर, भिलाई, नई दिल्ली और कोलकाता में। ये टोटल 10, उनमें से एक ग्वालियर में भी। अब सीधे प्रश्न आएगा, देखो जो मध्य प्रदेश उद्योग निगम है उसने क्या किया है, जो हस्तशिल्प वगैरह होता है उससे रिलेटेड मृगनयनी एम्पोरियम की शुरुआत की है और उसके 10 सेंटर बनाए। तो मृगनयनी एम्पोरियम हस्तशिल्प और उद्योग से संबंधित है, जिसके टोटल 10 सेंटर हैं। मध्य प्रदेश में इसके 4 सेंटर हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा। 6 सेंटर इंदौर में, रायपुर, भिलाई में हो गए 2 और नई दिल्ली और कोलकाता में हो गए 2, टोटल 10 सेंटर है। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी लेदर और पॉटरीज का कारखाना ग्वालियर में, दिया सलाई बनाने का कारखाना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी, रेलवे स्प्रिंग का कारखाना, यहां पर स्टोन की जो टाइल्स होती हैं वो प्रमुखता से पाई जा रही है। देखिए, एक जिला एक उत्पाद, सैंड स्टोन टाइल्स। भाई आप सभी जानते हैं कि एक जिला एक उत्पाद क्या है? क्या है एक जिला एक उत्पाद? एक जिला एक उत्पाद में हर एक जिले से संबंधित किसी खास उत्पाद को विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए उस एक उत्पाद को, उस एक प्रोडक्ट को उस जिले के साथ संबद्ध करके प्रमोट किया जा रहा है कि ये इस जिले का प्रोडक्ट है, ताकि वो जब प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली बिके तो वो उस जिले का भी नाम हो जहां का वो है। तो दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए कि एक जिला एक उत्पाद में सैंड स्टोन टाइल्स जो है वो ग्वालियर से शामिल की गई है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। संगीत क्षेत्र की बात करें, अच्छा प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे अब देखिए, अभी तक हमने जितने भी जिले देखे उसमें किसी भी जिले से संबंधित 1 या 2 प्रमुख व्यक्ति हम देखते थे। यहां पर ग्वालियर में बहुत सारे प्रमुख व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप देखें संगीत क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उसमें है तानसेन। भाई पहली बात, इनका जन्म 1506 में ग्वालियर के बेहट ग्राम में हुआ। एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी नहीं, हर फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी पर क्लासिफाई वे में आपके सामने रखे जा रहे हैं। दूसरा, तानसेन समारोह ग्वालियर। तीसरा, इनकी समाधि इनकी इच्छा के अनुसार मोहम्मद गोस के मकबरे के समीप ग्वालियर में बनाई गई। भाई तानसेन का यह मन था कि मेरी समाधि मेरे गुरु की समाधि के पास होनी चाहिए, तो उनके गुरु थे मोहम्मद गोस, उनके समक्ष, उनके बाजू में ही उनकी समाधि भी बनाई गई, यह भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा उस्ताद हाफिज अली खान सरोद वादक है, इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ। भाई इनके बेटे हैं अमजद अली खान, वो भी एक सरोद वादक है। ग्वालियर शासक जो थे माधवराव सिंधिया, उन्होंने इन्हें अपने दरबार में सम्मानित किया था हाफिज अली खान को। तो हाफिज अली खान का संबंध सरोद से और वो ग्वालियर के। शंकर राव पंडित, ये भी ग्वालियर के हैं, इनके पिता थे विष्णु पंडित, विष्णु पंडित के बेटे शंकर राव पंडित, और शंकर राव पंडित के बेटे कृष्ण पंडित। गंधर्व संगीत विद्यालय जो ग्वालियर का है, वो शंकर राव पंडित ने अपने पिता, सॉरी कृष्ण राव पंडित ने अपने पिता शंकर राव पंडित की याद में बनवाया। समझ रहे हो? देखो, विष्णु पंडित, उनके बेटे शंकर पंडित और उनके बेटे कृष्ण पंडित। तो कृष्ण पंडित ने अपने पिता शंकर पंडित की स्मृति में क्या बनवाया? शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय। पूछा जाएगा शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय कहां पर, किसने बनवाया? इसके अलावा राजा भैया पूछ वाले, ये हारमोनियम वादक है, ये भी ग्वालियर के। इनका रियल नेम था बालकृष्ण आनंदराव अल्टेर। इनकी रचनाएं वगैरह नहीं भी करोगे तो चलेगा। शंकर राव पंडित, वही सॉरी कृष्ण राव शंकर पंडित, शंकर राव पंडित के बेटे, जिन्होंने अपने पिता की स्मृति में ग्वालियर में क्या बनवाया? गंधर्व विद्यालय।
अच्छा, इन्हें गायनाचार और संगीत मनीषी भी कहा जाता था। किसे? कृष्णराव पंडित। ये एक ही फैमिली के थे, विष्णु पंडित, शंकर पंडित और कृष्ण पंडित। तो कृष्ण पंडित ने पहले तो अपने पिता शंकर पंडित की याद में गंधर्व विद्यालय बनवाया, और इन्हीं कृष्ण पंडित को गायनाचार और संगीत मनीषी भी कहा जाता है। चित्रकार हैं ही, अपनी कोलाज पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है मंजूषा गांगुली। सीधे प्रश्न पूछा जाएगा, मंजूषा गांगुली का संबंध किससे है? आप बोलेंगे कोलाज पेंटिंग से। कहां की रहने वाली है? ग्वालियर की रहने वाली है। राजनीति क्षेत्र की बात करें, देख रहे हो कितने पर्सनालिटी है, कितने प्रमुख व्यक्तित्व हैं। शुरू में आपने देखा संगीत क्षेत्र से संबंधित, फिर आपने देखा चित्रकारी से संबंधित, अब आप देख रहे हैं राजनीति से संबंधित। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, सभी जानते हैं कि इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ था। इनकी कई सारी प्रमुख रचनाएं हैं, ये सारी लिखी है मैंने यहां पर। कविराज की कुंडली, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, राष्ट्रीय एकीकरण, राजनीति की रपटीली राहें, भारत की विदेश नीति, क्षमा याचना, कौन कौरव कौन पांडव, और इनकी पूरी जो कविता संग्रह है उसे मेरी 51 कविताएं कहा जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी 11 बार संसद सदस्य रहे हैं, जहां उन्होंने बलरामपुर संसदीय सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। कहां से जीता था? बलरामपुर संसदीय सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। यह भी क्लियर होना चाहिए। ये सारी बातें। अब बताइए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आएगा तो कुछ ऐसा रहेगा क्या जो आपसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। मैंने हर एक जरूरी चीजें यहां पर डाली हुई। इसके अलावा अगले नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, माधवराव सिंधिया जी। इनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा चुनाव में ग्वालियर सीट से इन्होंने हराया था। अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव हार गए थे इनसे, ग्वालियर सीट से, आपको पता होना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा चुनाव में ग्वालियर सीट से हराया था इन्होंने। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी पहला चुनाव बलरामपुर सीट से जीते थे। बाकी कुछ अन्य भी हैं, इतने सारे नाम हैं ग्वालियर के। नरेंद्र कृष्ण करमकर गणितज्ञ हैं ग्वालियर के। हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, ये सब संगीत कला के लोग हैं। ममता शर्मा जी पार्श्व गायिका हैं। जावेद अख्तर साहब, कौन नहीं जानता जावेद अख्तर जी को, गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, स्क्रीन प्ले राइटर जिसे बोलते हैं। उस्ताद नासिर हुसैन, संगीत से संबंधित, और एक प्रसिद्ध कलाकार, एक गायक, एक लेखक पीयूष मिश्रा जी, सभी जानते हैं इनको। इनका संबंध भी ग्वालियर से। तो एक्चुअली दोस्तों, आप यदि विगत कई वर्षों के पेपर देखें तो आप देखेंगे कि एक प्रश्न बनता है कि कोई भी एक पर्सनालिटी आपको दे दी जाती है और पूछा जाता है बताइए ये किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब इनकी कौन सी फील्ड है। और दूसरा पूछा जाता है बताइए वो किस जगह के रहने वाले हैं। तो मैंने दोनों बातें यहां स्पष्ट कर दी। कुछ अन्य तथ्य भी आपके लिए मैं लेके आया हूं, कुछ अदर फैक्ट, जैसे ग्वालियर को तानसेन नगरी कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजस्व न्यायालय ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में है। स्टोन पार्क भी ग्वालियर और कटनी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर में है। भारतीय पर्यटन और पर्यटन प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है। जो पटवारी लोग होते हैं उनके प्रशिक्षण का जो संस्थान है वो भी ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का जो लैंड रेवेन्यू है, भू राजस्व से संबंधित जो प्रशिक्षण संस्थान है, ट्रेनिंग सेंटर, लैंड रेवेन्यू एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर, वो भी ग्वालियर में है। इसके अलावा शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है, जो 1957 में स्थापित हुआ और बाद में इसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय किया, यह भी ग्वालियर में है। यह सब आपको पता होना चाहिए साथियों। ये सब वन लाइनर के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे जो आपको खुद से रीड करने हैं। मैं यदि खड़ा होकर रीड भी कर दूंगा तो कोई औचित्य नहीं, ये याद करने वाले सेक्शन है। जैसे बंदभारी भैंस, भैंस की एक प्रजाति है बंदभारी, ये ग्वालियर और भिंड में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो गन्ने की खोई होती है, गन्ने की खोई, उससे बिजली उत्पादन किया ग्वालियर और मुरैना में। प्रदेश का पहला विद्युत उत्पादन 1905 से ग्वालियर में शुरू हुआ। हमने पीछे भी देखा था, पहला विद्युत विभाग बना था। अपशिष्ट से, मतलब कचरे से जैविक खाद बनाने का पहला प्लांट ग्वालियर में लगा। तो ये पॉइंट्स आपको दोस्तों इस तरह से इन्हें रीड करने हैं।
ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। यहीं पर आप देखें ग्वालियर से संबंधित जो प्रमुख समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर, वो भी मैंने डाले हुए हैं। हर एक सेक्शन है ग्वालियर का। आप देख रहे हैं ग्वालियर का ऐतिहासिकता, ग्वालियर का भौगोलिक स्थिति, ग्वालियर का पर्यटन, ग्वालियर के प्रमुख व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में भी, पर्सनालिटी में भी, म्यूजिक से रिलेटेड पहले, फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, फिर पेंटिंग से रिलेटेड, और अब देखिए समाचार पत्र। तो लश्कर, भारत भूमि, जवाहर के लाल, लोक गाथा, श्रम साधना, जलोत्थान, आचरण, ये सब समाचार पत्र ग्वालियर से निकलते हैं। पत्रिका की बात करें, पृथ्वी और पर्यावरण, लोक मंगल, ये पत्रिकाएं हैं जो ग्वालियर से निकलती है। पत्रिका मींस मैगजीन। इसके अलावा यदि हम न्यूज़पेपर की बात करें तो ग्वालियर गजट जो है, इसकी शुरुआत दोस्तों 1833 में हुई थी, 1833 में, और 1905 में इसका नाम बदलकर ग्वालियर स्टेट गजट कर दिया गया था। तो पहले इसे ग्वालियर गजट कहते थे, ग्वालियर स्टेट गजट ये हुआ 1905 से। इसकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी होती थी। इसके अलावा देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो जयाजी प्रताप ग्वालियर से 1905 से प्रकाशित होने वाला एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्र था, मतलब ग्वालियर का एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्र था जयाजी प्रताप, ठीक है, जो 1905 से ग्वालियर से प्रकाशित हो रहा है। वर्तमान में इसका नाम हो गया है मध्य प्रदेश संदेश। तो यदि आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश संदेश जो है, इसका पुराना नाम क्या था, जयाजी प्रताप, और ये एकमात्र साप्ताहिक मतलब वीकली मैगजीन थी। बाकी प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज गजराज चिकित्सा महाविद्यालय 1946 ग्वालियर में खोला गया। इसके अलावा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में, ये एशिया का पहला शारीरिक महाविद्यालय है। अच्छा, वैसे तो ये 1957 में एस्टेब्लिश हुआ, पर 73 में इसका नाम लक्ष्मीबाई कर दिया गया। 1995 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। यह आपको पता होना चाहिए। बाकी ये इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय 2008 में बना, ये ईयर भी करने हैं आपको। विष्णु नारायण भातखंडे कॉलेज, ये भी ग्वालियर में। महर्षि पाणिनि संस्कृत विद्यालय, ये उज्जैन का आ गया, सॉरी हटाइए इसको। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर 2008, ये ईयर करने हैं। पूछा जाएगा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में कब बना, 2008 में बना। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में 2 निजी विश्वविद्यालय हैं, 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एक तो आपने देखा था आईसेक्ट यूनिवर्सिटी रायसेन में, हमने रायसेन में देखा था। ऐसे ही है कि एमटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, यह आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट के जो वन लाइनर्स हैं, अन्य तथ्य या अदर फैक्ट जिसे हम बोलते हैं, वो मैंने बहुत कुछ आपके लिए छोड़े हैं कि आप खुद से उसे पढ़ेंगे। मैंने आपको एक जगह पर कंपाइल करके दे दिए। आपके लिए बड़ा मददगार होगा यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है @sunellSHROTI सुनील श्रोती। यहां पर इस टेलीग्राम में आपको ये सारे लेक्चर्स के पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएंगे। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। जहां समझाने का सेक्शन था वहां मैं आपको सब्जेक्ट से एक लिंक करके समझाया, जहां पर तथ्यात्मक बातें थी वो थोड़ी सी आपके सामने रख दी और बहुत कुछ आपके लिए छोड़ दी, पर एक जगह पर उपस्थित उसे कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, ताकि आपके पढ़ने के लिए आसान हो। तो ये था ग्वालियर संभाग की शुरुआत का पहला लेक्चर, जिसमें हमने ग्वालियर जिले की बात करी। आगामी लेक्चर्स में हम ग्वालियर संभाग के बाकी के जिलों को कवर करेंगे और फिर अगले जिले की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जिला दर्शन की हमारी इस यात्रा में हमसे जुड़े रहिए। सेशन कैसा लगा फीडबैक दीजिए, बाकी साथियों तक शेयर कीजिए, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।